नमस्कार। टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। संसाधन की बात चल रही थी और संसाधन में हम संसाधनों का सामान्य परिचय प्राप्त कर चुके हैं। वह साधन जो हमारे जीवन को सुगम बनाते हैं, आसान बनाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। अब यहाँ हम संसाधनों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि संसाधनों को हमने उत्पत्ति के आधार पर कितने वर्ग में विभाजित किया है। तो स्टूडेंट्स, उत्पत्ति के आधार पर अगर मैं बात करूं तो संसाधनों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैव संसाधन तथा अजैव संसाधन। यह किस आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। जैव संसाधन नाम से ही हम परिचित हो सकते हैं, वह संसाधन जो हमें जीव मंडल में प्राप्त हो। कहाँ प्राप्त हो? जीव मंडल में प्राप्त हो। नेक्स्ट हम बात करें ऐसे कौन से संसाधन हो सकते हैं जीव मंडल में प्राप्त होने वाले, तो हम बात करेंगे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी मात्र, मत्स्य जीवन या फिर पशुधन। यह सभी संसाधन, इन सब में जीवन व्याप्त होता है, तो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम दूसरा प्रकार लें तो वो होता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन नाम से ही परिचित हैं, जिसमें जो निर्जीव है, जिसमें जीवन नहीं हो, अजैव संसाधन कहलाता है। इसका उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो हमारे सामने होता है चट्टानें, धातु आदि। इनमें जीवन होता है क्या? जी नहीं, ये निर्जीव वस्तुएं होती है। क्या होती है? निर्जीव वस्तुएं होती हैं। समाप्यता के आधार पर अगर हम देखें तो जो संसाधन हैं उन्हें भी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला हमने उत्पत्ति का आधार देखा, समाप्यता के आधार पर दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसको पुनः निर्माण किया जा सके, नवीकरण योग्य संसाधन होता है। इनमें कैसे पुनर्निर्माण हो, चाहे भौतिक तरीके से हो, कोई रासायनिक तरीके से हो, कोई यंत्रों का प्रयोग करके हम जिस चीज़ का अगर पुनः उत्पन्न कर सकते हैं तो मतलब वो नवीकरणीय है। इनको हम एक अन्य नाम से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। तो निम्न में से किस संसाधन को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं? तो हम कहेंगे नवीकरण योग्य संसाधनों को। इनके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं सूर्य से मिलने वाली सौर ऊर्जा, पवन से मिलने वाली पवन ऊर्जा, जल है, वन है, वन्य जीव है। ये सभी संसाधन सतत और प्रवाह संसाधन भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सतत और प्रवाह संसाधन अर्थात निरंतर इनका क्रमिक विकास चलता रहता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं समाप्यता के आधार पर ही दूसरा प्रकार। तो समाप्यता के आधार पर दूसरा प्रकार जब हम देखते हैं वो होता है अनवीकरण योग्य संसाधन। कौन सा? अनवीकरण। नाम से इसमें भी हम परिचित हो जाएंगे कि जिनमें पुनर्निर्माण नहीं हो सकता हो। क्या नहीं हो सकता हो? पुनर्निर्माण। कारण क्या है कि इनका जो निर्माण होता है, अनवीकरण योग्य संसाधन जो है, इनका जो निर्माण होता है वो भूमि के आंतरिक भाग में होता है और एक बहुत लंबे समय के अंदर होता है। निश्चित देखें तो कम से कम इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो भूवैज्ञानिक अंतराल काफ़ी लंबा समय होता है, ये लाखों का वर्ष होना। इनके उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं, जैसे कि कोई खनिज है, खनिज का खनन मनुष्य कर सकता है, परंतु खनिज का निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता। जैसे जीवाश्म ईंधन है, इनकी बात करें तो ये एक बार प्रयोग में लिए जाने के बाद में ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी अनवीकरण योग्य संसाधनों में हम कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जो पुनः चक्रीय होते हैं, अर्थात उनसे हम दूसरी चीज़ का निर्माण अवश्य रूप से कर सकते हैं, जैसे धातु है। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो अचक्रीय होते हैं, अर्थात एक बार हमने उसका प्रयोग किया और वो चीज़ समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ हमने अब तक दो टॉपिक देखे हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन और नेक्स्ट हमने देख लिया समाप्यता के आधार पर संसाधन। अब थर्ड बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन की। देखिए स्टूडेंट्स, स्वामित्व, स्वामी शब्द से तात्पर्य क्या? जिस पर अपना मालिकाना अधिकार हो, स्वामित्व। तो स्वामित्व के आधार पर अगर किसी भूभाग, किसी क्षेत्र, इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, अर्थात वो निजी क्षेत्र की हो। किस क्षेत्र की? प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र की, या किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का अधिकार हो, तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। इसमें निजी व्यक्तियों का उस क्षेत्र पर स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। जैसे कि किसान के पास में कई सारी देखते हैं कि भूमि होती है, वो उस पर उसका निजी अधिकार होता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, बड़ा फार्म ले रखा है,
जिस पर वो कृषि कार्य संपन्न करता है या फिर किसी उद्योग का निर्माण करता है, तो वो क्षेत्र जो है वो उसका निजी स्वामित्व के अंतर्गत आता है। इसी के विपरीत दूसरा प्रकार हम देखते हैं स्वामित्व के प्रकार में। हमने पहला देखा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं। कौन से संसाधन स्टूडेंट्स? सामुदायिक। देखो शब्द पर जाएंगे, अर्थ अपने आप समझ में आता है। सामुदायिक से तात्पर्य क्या हुआ? समुदाय। समुदाय होता है कुछ व्यक्तियों के समूह को हम समुदाय कहते हैं, ठीक है। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। हम कई जगह देखते हैं, जैसे कि चारण भूमि होती है, गायों के चरने के लिए जो छोड़ी जाती है, या फिर कोई शमशान भूमि है, या कोई तालाब, या हम कोई पार्क ले लें, या कोई पिकनिक करने के लिए जाते हैं बच्चे शहरों में तो पिकनिक का स्थल ले लें, या फिर हमारे स्कूल्स में देखते हैं, या फिर हम अन्यत्र स्थान पर देखते हैं खेल का जो मैदान होता है। ये सब सभी किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती है। उसका ध्यान रखना, उसकी साफ सफाई करना, उस पर संरक्षण कार्य करवाना, ये सभी कुछ व्यक्तियों का समूह है जिनकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, वो उनके द्वारा ये कार्य संपन्न होता है। तो वह हम कहेंगे संसाधन स्वामित्व, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स राष्ट्रीय संसाधन की। देखिए राष्ट्रीय मतलब वह भूमि, वह क्षेत्र जो कि किसी राष्ट्र की संपत्ति हो। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सारी संपत्ति, जितनी भी कोई निश्चित भूभाग है जिस पर उस देश का शासन है, वह राष्ट्रीय संसाधन या राष्ट्र की भूमि कहलाती है। उसमें हमने ऊपर दो देखा, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक संसाधन। लेकिन जब बात राष्ट्र की आएगी तब हमें इस राष्ट्रीय संसाधन में वह भूमि देश को या राष्ट्र को समर्पित करनी पड़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम समझने के लिए देखेंगे, हमने कभी आसपास में सुना है कि यह जो भूमि है यहाँ पर कोयले की खान निकली है, इसलिए ये खेत सरकार ने अधिग्रहित कर लिया या खरीद लिया। सरकार द्वारा उसको पैसे दे करके वो ज़मीन अपने अधिकार क्षेत्र में कर ली जाती है। या फिर किसी स्थान से हम देखते हैं कि बाईपास रोड बन रही है, या बाईपास ट्रेन निकलने का रास्ता बन रहा है, या कोई नहर का निर्माण हो रहा है। उस समय उस क्षेत्र में आने वाले सभी खेतों का, सभी निजी स्वामित्व वाली भूमि होती है, वो किसके अधिकार क्षेत्र में चली जाती है? उसको सरकार अधिग्रहण कर लेती है, ठीक है। जिससे तात्पर्य क्या है कि राष्ट्रीय संसाधन वाले स्वामित्व वाले संसाधन वह संसाधन जिन पर सरकार का अधिकार होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि हम बात करें कि सारे खनिज पदार्थ, सारे जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर आने वाली सारी भूमि जो कि कितने नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील की दूरी तक होती है, वह किसी राष्ट्र की संपत्ति मानी जाती है, राष्ट्र की संपदा मानी जाती है। चौथा हम देखेंगे और स्वामित्व के आधार पर अंतिम हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय शब्द से पता चलेगा जिस पर किसी एक राष्ट्र का अधिकार न होकर के कई राष्ट्रों का एक साथ अधिकार हो। तो यहाँ स्टूडेंट्स में थोड़ा सा क्लियर करनी चाहूँगी कि हमारी जो सीमा होती है समुद्र में, उसको हम नापने का तरीका जो होता है, जैसे हम रोड पर, सड़क पर लंबाई नापते हैं, हम कहते हैं इतने किलोमीटर, इतने मीटर। उसी प्रकार जब समुद्र में जो लंबाई नापी जाती है वो नॉटिकल मील में नापी जाती है। किस में नापी जाती है? नॉटिकल मील में। तो जब हम बात करते हैं कि कोई भी तटीय सीमा है हमारे देश की या अन्य किसी राष्ट्र की, उसके 200 नॉटिकल मील तक तो जो क्षेत्र होता है वो किसी देश विशेष का अधिकार क्षेत्र होता है। परंतु इससे अगर मैं आगे की बात करूं तो इससे आगे 200 नॉटिकल मील से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर एक देश का अधिकार न होता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कोई संस्था होती है, उनका अधिकार होता है, और उन्हीं की सहमति से हमें इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। अब तक हमने स्टूडेंट्स 3 पार्ट देखे हैं, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, नेक्स्ट अगर बात करें स्वामित्व के आधार पर। अब हम करेंगे चौथा और अंतिम विभाजन, विकास के स्तर के आधार पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये शब्दावली, विकास के स्तर के आधार पर। क्यों? तो जो सबसे पहला विभाजन है वो है संभावी संसाधन। संभावी मतलब संभावना, संभावी संसाधन वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु
देखो उसका यूज नहीं हुआ है, अब तक विद्यमान ज़रूर है परंतु उसका यूज नहीं किया गया। जैसे हम हमारे देश की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं। भारत की अगर बात करें पश्चिमी भाग में कौन कौन से राज्य स्थित हैं? राजस्थान और गुजरात। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्म हवाएं चलती है और बहुत तेज़ स्पीड से चलती है इन दोनों क्षेत्रों में, तो यहाँ पर पवन ऊर्जा का तथा यहाँ पर सूर्य की गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो हम देखते हैं इनकी अपार संभावना है, परंतु इनका अभी सही ढंग से विकास हुआ नहीं है, अर्थात संभावना क्षेत्र का ही हम देखते हैं संसाधन चल रहा है। विकसित संसाधनों की बात करते हैं। वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण तो किया जा चुका हो, मतलब सर्वेक्षण मतलब निरीक्षण, पता लगाया जा चुका है कि यहाँ पर यह चीज़ है, यह उपयोग करने वाली सामग्री है, इसकी गुणवत्ता कैसी है, कितनी मात्रा में यहाँ पर प्राप्त हो सकती है, ये सभी विकसित हो चुके हैं, मतलब वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, संभावना होने से ही कुछ नहीं चलता, हमारे पास में उसको निकालने के लिए कुछ प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, कोई मशीन होनी चाहिए कि हम उस खनिज को निकाल सकें। जैसे हम देखते हैं कई स्थानों पर हमें ज्ञान तो होता है कि इतनी सारी सामग्री, इतना सारा खनिज, इतना खनिज तेल या प्राकृतिक गैस के भंडार हमारे यहाँ पर है, परंतु उचित तकनीक अपने पास में नहीं होती, इस कारण हम उस भंडार को ले नहीं सकते हैं। इसी के आगे आता है भंडार। क्या आता है? भंडार। तीसरा ले रहे हैं हमने, पहला लिया संभावी, दूसरा हमने लिया विकसित और तीसरा हम ले रहे हैं भंडार। अब भंडार की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो भंडार में उपलब्ध वह पदार्थ किसे कहते हैं कि जो पर्यावरण के वह पदार्थ, भंडारण की अगर हम बात करें, भंडारण से तात्पर्य क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध वह पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। ठीक है स्टूडेंट्स, भंडारण उसी को कहेंगे, इसे भंडारण में शामिल किया। जैसे कि उदाहरण भी देकर के समझाया है, जैसे कि जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हम H2O करते हैं जल के लिए, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों के लिए, दोनों का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास में कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है। सिर्फ हमें यह पता है कि ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को मिलाने से जल बनता है, परंतु जल निर्माण हम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जल निर्माण हम नहीं कर सकते। और लास्ट हम लेंगे संचित कोश। क्या लेंगे स्टूडेंट्स? संचित कोश। तो स्टूडेंट्स अब हम संचित कोश के बारे में चर्चा करते हैं। तो संचित कोश यह संसाधन भंडारण का ही एक हिस्सा है। ये देखिए स्टूडेंट्स, उसी का एक पार्ट माना गया है। अभी अपन ने ऊपर डिस्कशन किया था भंडारण, H2O का अपने उदाहरण भी देखा था, उसी की बात ये कह रहा है कि संचित कोश जो है ये भंडारण का ही एक हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका प्रयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। तो प्रारंभ हुआ है क्या? नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। भविष्य में हो सकता है इनका उपयोग हम कर लें, नदियों के जल से हम विद्युत को पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग हो रहा है, परंतु सीमित पैमाने पर। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोश हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगली क्लास में हम इसका विस्तार देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।